नमस्कार दोस्तों। अरे वाह, क्या एनर्जी है आज। तारीख है 8 अक्टूबर 2025, 8 अक्टूबर 2025 और आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी। हाँ जी, यही है वो प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और गवर्नमेंट वेबसाइट्स की दिन भर की सबसे क्रूशल, सबसे रेलेवेंट खबरों का पूरा निचोड़ लेकर आते हैं। एकदम मक्खन की तरह क्लियर फॉर्मेट में, नो जार्गन, नो कंफ्यूजन, सीधा पॉइंट पर। और सबसे बड़ी बात, व्हाई शुड वन लिसन टू अस? क्योंकि यहां मिलेगा सेम डे कवरेज, मतलब आज की खबर आज ही एनालाइज होगी। हाँ, भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं भी, कभी भी, जिम में, कम्यूट करते हुए आप इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं। We do a complete postmortem of the news, हर एंगल, हर डिटेल, स्पेसिफिकली यूपीएससी नजरिए से। आपका एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगा, गारंटीड। एग्जैक्टली और ये तो कुछ भी नहीं, रिवीजन की टेंशन वो भी सॉर्टेड है। हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली कंसाइज नोट्स मिलते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, फटाफट रिवीजन के लिए। So what's cooking today? आज का मेनू जरा लंबा है, बट ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। हाँ जी, आज हम गहराई से समझेंगे कर्नाटक में रिजर्वेशन के पेंच को, फिर सुनेंगे राज्यसभा चेयरमैन ने फ्लोर लीडर्स से क्या बात की, समझेंगे इंडिया यूके रिलेशंस की गर्माहट, देखेंगे यूएनएससी में भारत ने कैसे दिया करारा जवाब, जानेंगे नए रेलवे कॉरिडोर्स के बारे में जो ग्रोथ को रफ्तार देंगे, एमएसएमई क्रेडिट गैप की दुखती रख पर बात करेंगे, एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की बड़ी वार्निंग को डिकोड करेंगे, हिमाचल लैंडस्लाइड की दर्दनाक घटना और उसके इम्प्लीकेशंस समझेंगे, इंडिया के फ्यूचरिस्टिक 6G क्वांटम सेमीकंडक्टर प्लान्स को एक्सप्लोर करेंगे, जालंधर पीस पैक्ट से सोशल हार्मनी का लेसन लेंगे, कार्तिक मास के कल्चरल सिग्निफिकेंस को जानेंगे, सर क्रीक के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को मैप करेंगे, और आखिर में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सिक्योरिटी कंसर्न्स पर भी नजर डालेंगे। पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, बिगिनिंग टू एंड। बिल्कुल, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन इंफॉर्मेशन पैक्ड राइड। रेडी? एब्सोल्युटली। लेट्स स्टार्ट पार्ट ए, डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस। पहला सेक्शन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 2। पहला ही मुद्दा बड़ा पेचीदा है, द रिजर्वेशन कनंड्रम, आरक्षण पहेली। कर्नाटक में मामला गरमाया हुआ है। हाँ, एसटी स्टेटस, अनुसूचित जनजाति का दर्जा और 50% कोटा सीलिंग, 50% कोटा सीमा को लेकर। व्हाट्स द सीन एग्जैक्टली, क्या चल रहा है वहाँ? ओके, तो जो इमीडिएट ट्रिगर है वो ये है कि कर्नाटक सरकार ने कुरुबा कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी लिस्ट में शामिल करने का समर्थन किया है। कुरुबा समुदाय, ये तो कर्नाटक का एक प्रमुख ओबीसी ग्रुप है ना? हाँ बिल्कुल, और सरफेस पर तो ये लगता है कि बस एक समुदाय का क्लासिफिकेशन बदल रहा है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। हाँ, क्योंकि अगर कुरुबा समुदाय जो काफी बड़ा है एसटी लिस्ट में आ गया, तो जाहिर है एसटीज के लिए जो ओवरऑल कोटा है उसे बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इससे दो बड़ी चीजें होती हैं। पहला, जो एग्जिस्टिंग एसटी कम्युनिटीज हैं उनमें टेंशन बढ़ जाती है कि उनके हिस्से की रिसोर्सेज कम हो जाएंगी। एंड सेकंड, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट की लगाई हुई 50% रिजर्वेशन लिमिट, 50% आरक्षण सीमा को चैलेंज करता है। राइट। प्लस कर्नाटक में एक स्टेट वाइड कास्ट सर्वे, राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षण भी चल रहा है, जो काफी कंट्रोवर्शियल है। वो इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। मतलब पूरा मेस है। सच में। तो कर्नाटक की स्पेसिफिक बात करने से पहले ये समझते हैं कि किसी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में शामिल करने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। हाँ, ये समझना क्रिटिकल है, खासकर एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है। मैंने आर्टिकल 342 के बारे में पढ़ा है, वही है क्या? एग्जैक्टली। आर्टिकल 342 क्लॉज 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्य के गवर्नर से सलाह मशवरा करने के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अच्छा। जिसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स मानी जाएंगी। और पहली लिस्ट कब आई थी? पहली ऐसी लिस्ट आई थी द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 के जरिए। गॉट इट। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डेफिनेशन, परिभाषा, वो कहाँ दी गई है? वो है आर्टिकल 366(25) में। ये सिंपली कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो कम्युनिटीज हैं जिन्हें आर्टिकल 342 के तहत ऐसा माना गया है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, तो प्रेसिडेंट ने लिस्ट नोटिफाई कर दी, उसके बाद क्या स्टेट गवर्नमेंट उसमें बदलाव कर सकती है, जैसे किसी समुदाय को जोड़ना या हटाना? नहीं, डायरेक्टली नहीं।
और ये पॉइंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आर्टिकल 342 क्लॉज 2 इसे बिल्कुल साफ करता है। अच्छा, क्या कहता है वो? वो कहता है कि एक बार प्रेसिडेंट ने क्लॉज 1 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसके बाद लिस्ट में किसी भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी को शामिल करना या हटाना ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा ही हो सकता है, संसद के अधिनियम द्वारा। ओनली पार्लियामेंट? यस, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ प्रपोजल शुरू कर सकती हैं या रेकमेंड कर सकती हैं। फाइनल अथॉरिटी संसद के पास है। मैं फिर दोहराती हूँ, सिर्फ संसद ही एसटी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकती है। वाओ, ये तो एक तगड़ा सेफगार्ड है। तो फिर एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट से पार्लियामेंट तक ये प्रपोजल जाता कैसे है? ये एक डिटेल्ड मल्टी स्टेज प्रोसेस है ताकि पूरी जांच पड़ताल हो सके। बताइए जरा। स्टेप 1, प्रपोजल आता है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है। स्टेप 2, ये जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास। ओके। स्टेप 3, मिनिस्ट्री इसे भेजती है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई, भारत के महापंजीयक का कार्यालय को एग्जामिनेशन के लिए। आरजीआई का अप्रूवल बहुत जरूरी है। आरजीआई किस आधार पर अप्रूवल देता है? क्या क्राइटेरिया है? आरजीआई मुख्य रूप से उन क्राइटेरियाज पर निर्भर करता है जो लोकुर कमेटी ने 1965 में तय किए थे, बहुत पहले। 1965? क्या क्राइटेरिया थे वो? ये 5 क्राइटेरिया हैं। इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, आदिम लक्षणों के संकेत, डिस्टिंक्टिव कल्चर, विशिष्ट संस्कृति, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक अलगाव, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, भारी समुदाय से संपर्क में झिझक, और पिछड़ापन। इसमें सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक तीनों पहलू आते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखे हैं, पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड बन गए हैं असेसमेंट के लिए। 1965 के क्राइटेरिया, प्रिमिटिव ट्रेट्स, आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सीरियसली, आज 2025 में ये कितने रिलेवेंट हैं? कम्युनिटीज तो इवॉल्व होती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, है ना? ये क्राइटेरिया थोड़े आउटडेटेड नहीं लगते? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और इस पर बहस चलती रहती है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये क्राइटेरिया, खासकर प्रिमिटिव ट्रेट्स और आइसोलेशन वाले, शायद आज की सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करते। हाँ, स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। खैर, प्रोसेस पे वापस आते हैं। स्टेप 4, आरजीआई के अप्रूवल के बाद प्रपोजल जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एनसीएसटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास उनकी सहमति के लिए। एनसीएसटी? ओके। स्टेप 5, जब स्टेट गव, आरजीआई और एनसीएसटी तीनों से पॉजिटिव रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं, तब प्रपोजल यूनियन कैबिनेट के पास जाता है। फाइनली? हाँ, और स्टेप 6, कैबिनेट फिर पार्लियामेंट में एक बिल पेश करती है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 को अमेंड करने के लिए। बाप रे, काफी लंबा प्रोसेस है। इट्स डेफिनेटली नॉट अ सिंपल एग्जीक्यूटिव डिसीजन। बिल्कुल नहीं, इसमें मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अब वापस कर्नाटका केस पर आते हैं। कुर्बा समुदाय की ये मांग यूनिक है या दूसरे राज्यों में भी ऐसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल एक ब्रॉडर नेशन वाइड ट्रेंड का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट और न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज रीक्लासिफिकेशन की मांग कर रही हैं। यूजुअली ओबीसी से एसटी, है ना, या फिर सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल होने के लिए। हाँ, ताकि ज्यादा रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिल सकें। कर्नाटक में ही कुरुबा के अलावा पेंचमा सालिस, लिंगायत समुदाय का एक उपसमूह, ओबीसी स्टेटस मांग रहे हैं और वोकली गाज ज्यादा कोटा मांग रहे हैं। इससे तो इंटर कम्युनिटी टेंशंस, अंतर सामुदायिक तनाव जरूर बढ़ते होंगे, खासकर एग्जिस्टिंग एसटी ग्रुप्स के साथ। एब्सोल्युटली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने खुद माना कि कुर्बा समुदाय को अकोमोडेट करने के लिए एसटी कोटा बढ़ाना पड़ेगा। जो मौजूदा एसटी समुदाय हैं, जैसे वाल्मीकि समुदाय, वो जाहिर तौर पे चिंतित हैं। हाँ, डर तो होगा ही। उन्हें डर है कि कुरुबा जैसे बड़े और तुलनात्मक रूप से ज्यादा एडवांस्ड समुदाय के आने से एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनका हिस्सा कम हो जाएगा। ये लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन को और तेज करता है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी की एक फंडामेंटल चुनौती है।
और इसमें कर्नाटका के कास्ट सर्वे का क्या रोल है? मैंने सुना वो काफी कंट्रोवर्शियल है। हाँ, वो जाति सर्वेक्षण पिविटल है और हाँ, बहुत कंट्रोवर्शियल भी। सरकार का कहना है कि वो एम्पिरिकल डेटा, अनुभवजन्य डेटा जमा कर रही है ताकि रिजर्वेशन मैट्रिक्स को री इंजीनियर किया जा सके। ये डेटा क्यों जरूरी है? ये डेटा इसलिए क्रूशियल है क्योंकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50%, 50% सीलिंग को पार करना चाहती है तो उसे क्वांटिफाइबल डेटा देना होगा। अच्छा, ये दिखाने के लिए कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। बिल्कुल। लेकिन सर्वे पर आरोप लगे हैं कि उसमें क्रिश्चियन वोकलीगाज और कुरुबा क्रिश्चियंस जैसी नई क्वेश्चनेबल कैटेगरीज बनाई गई हैं। अपोजिशन पार्टीज और कुछ डोमिनेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका बॉयकॉट किया है। तो डेटा की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ गए और शायद पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर भी। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी लीगल हर्डल या न्यायिक बाधा तो वो 50% सीलिंग, 50% सीमा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बार-बार अपहेल्ड किया है। एब्सोल्युटली। इसकी शुरुआत तो एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 1962 केस से हुई थी, जहां कोर्ट ने 68% रिजर्वेशन रद्द कर दिया था। करेक्ट। और फिर आया लैंडमार्क 9 जज बेंच का फैसला इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में, जिसे मंडल केस के नाम से जाना जाता है। हाँ, मंडल केस। इंदिरा सावनी जजमेंट ने 50% लिमिट को मजबूती से स्थापित किया। 9 न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि रिजर्वेशंस 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसे एक रूल बताया। लेकिन एक एक्सेप्शन भी था शायद। हाँ, एक नैरो एक्सेप्शन दिया गया था। कहा गया कि ये लिमिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में तोड़ी जा सकती है, खासकर बहुत दूर दराज के रिमोट इलाकों के लिए जहां स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत हो। लेकिन तब से कोर्ट्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन को बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया है। केस का नाम फिर से याद रखें, इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 यानी 1992, 50% सीलिंग। क्या हाल के वर्षों में राज्यों ने इस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश की है? हाँ, कई राज्यों ने कोशिश की है और अक्सर उन्हें लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। जैसे तेलंगाना का 67% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में देने का प्रयास जुडिशियल स्क्रूटनी में है। मध्य प्रदेश का भी सुना था। हाँ, मध्य प्रदेश ने ओबीसी कोटा को 27% करने की कोशिश की, जिससे टोटल रिजर्वेशन 50% 50% से ज्यादा हो गया, वो भी लिटिगेशन में है। इंटरेस्टिंगली एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि 50% लिमिट को रिजिड रूल की बजाय फ्लेक्सिबल गाइडलाइन माना जाना चाहिए। अगर कोर्ट ये मान ले तो पूरा रिजर्वेशन लैंडस्केप ही बदल जाएगा। बिल्कुल, ये फंडामेंटल चेंज होगा। तो इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या ये मुख्य रूप से सोशल जस्टिस के बारे में है या ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से ड्रिवन है? ये दोनों का एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल है। एक तरफ रिक्लासिफिकेशन की ये मांगे समुदायों की जेन्युइन एस्पिरेशंस को दिखाती हैं, जो अपवर्ड मोबिलिटी चाहते हैं और अफर्मेटिव एक्शन को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडवांसमेंट का रास्ता मानते हैं। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ ये अनडिनाइबली कंपेटिटिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हवा देता है। एक डोमिनो इफेक्ट बनता है, एक ग्रुप की मांग दूसरों को मोबिलाइज करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स फंस जाती हैं। एक तरफ इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक्स को खुश करने का पॉलिटिकल कंपल्शन, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल बाधाएं। और कास्ट सर्वे जैसे कदम, ये तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली ड्रिवन फैसलों के लिए लीगल केस बनाने की कोशिश है। पॉपुलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म शायद। दैट्स अ वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन। राज्य डेटा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो पोटेंशियली 50% लिमिट को लीगली जस्टिफाई कर सके। और ये फिर से 1965 के लोकुर कमेटी क्राइटेरिया की रेलेवेंस पर सवाल उठाता है। क्या प्रिमिटिव ट्रेड्स और आइसोलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आज के सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को एक्यूरेटली कैप्चर करते हैं? क्राइटेरिया और प्रोसेस को रिफॉर्म करने की मांग बढ़ रही है। तो टेक अवे ये है कि ये सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा नहीं है, ये भारत की रिजर्वेशन पॉलिसी के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका प्रतीक है। जुडिशियल लिमिट्स, 50% सीमा, रिलायबल एम्पिरिकल डेटा की जरूरत, अलग अलग समुदायों की आकांक्षाओं को मैनेज करना और हमेशा मौजूद रहने वाले पॉलिटिकल कैलकुलेशंस। प्रिसाइसली, ये मुद्दा आने वाले समय में पॉलिटिकल और लीगल डिस्कोर्स में छाया रहेगा। ऑलराइट, अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना। नए वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन जी ने फ्लोर लीडर्स के साथ अपनी पहली बैठक की।
सुनने में रूटीन लगता है, पर ये सिग्निफिकेंट क्यों है? ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बातचीत चेयरमैन के टेन्योर और राज्यसभा यानी अपर हाउस की फंक्शनिंग के लिए टोन सेट करती है। एजेंडा था पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, जवाबदेही के साधनों का इफेक्टिव यूज और ऑपोजिशन की चिंताओं को एड्रेस करना। जरा चेयरमैन की रोल, भूमिका के बारे में संक्षेप में याद दिलाएं, कितनी क्रूशल है ये? चेयरमैन राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो नॉन पार्टिसन रहें, एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम करें जो प्रोसीडिंग्स को रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार चलाएं। उनकी परसीव्ड फेयरनेस, कथित निष्पक्षता, हाउस की स्मूथ और इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के अक्सर पोलराइज्ड पॉलिटिकल माहौल में। और ये अकाउंटेबिलिटी टूल्स क्या हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में? सरकार को अकाउंटेबल ठहराने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं। वो हैं क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, आमतौर पर सिटिंग का पहला घंटा, जहां एमपीज मंत्रियों से सरकारी नीतियों और कार्यों पर सवाल पूछते हैं। ये स्क्रूटनी का प्राइमरी टूल है। 0 आवर, शून्यकाल, क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद का समय। ये एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है जहां एमपीज अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले बिना पूर्व सूचना के उठा सकते हैं, हालांकि चेयर की परमिशन चाहिए होती है। ये कम फॉर्मल है पर बहुत पोटेंट है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, SDD, अल्पकालिक चर्चा, बिना किसी फॉर्मल मोशन या वोटिंग के अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले पर डिबेट की अनुमति देता है। जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए यूजफुल है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक एमपी किसी मिनिस्टर का ध्यान अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले की ओर कॉल दी अटेंशन कर सकता है और मिनिस्टर एक ब्रीफ स्टेटमेंट देता है। फोकस्ड मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, तो इस मीटिंग में क्या हुआ? चेयरमैन का विजन क्या था? वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी ने रूल बेस्ड और डिग्निफाइड प्रोसीडिंग्स की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और राज्यसभा के रूल्स बुक को गाइडिंग फ्रेमवर्क, द लक्ष्मण रेखा फॉर पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स बताया। लक्ष्मण रेखा मतलब रूल्स पैरामाउंट है। हाँ, मैसेज क्लियर था। उन्होंने 4 Ds पर जोर दिया: डायलॉग, डिलिबरेशन, डिबेट, डिस्कशन और साथ ही डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डिकोरम को डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट्स बताया। उन्होंने स्पेसिफिकली 0 आवर, स्पेशल मेंशंस और क्वेश्चन आवर को एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहा। साउंड्स लाइक अ कॉल फॉर ऑर्डर। विपक्ष का क्या पर्सपेक्टिव था? क्या वो सहमत थे? ऑपोजिशन लीडर्स ने कॉपरेशन का आश्वासन तो दिया, लेकिन अपनी मुख्य चिंता जाहिर की विपक्ष की आवाज सुनने के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, पर्याप्त जगह की जरूरत। ये पिछले कुछ पार्लियामेंट्री सेशंस में एक रिकरिंग थीम रहा है। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि उन्हें क्रिटिकल इश्यूज पर डिबेट के लिए पर्याप्त समय या अवसर नहीं दिया जाता। हाँ, ये सुनने में आता है। कुछ स्पेसिफिक मांगे भी थीं। कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने सुझाव दिया कि हर हफ्ते कम से कम एक कॉलिंग अटेंशन मोशन और एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर होनी चाहिए। अच्छा। CPI-M के जॉन ब्रिटिस जी ने चिंता जताई कि लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसअलाउड किए जा रहे हैं या मिनिस्ट्रीज उनका ठीक से जवाब नहीं दे रही हैं। इससे विपक्ष में ये भावना है कि स्क्रूटनी के मैकेनिज्म्स को कमजोर किया जा रहा है। इस मीटिंग के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? पार्लियामेंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए चेयरमैन की भूमिका कितनी क्रिटिकल है? ये मीटिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हेल्थ का एक बैरोमीटर रीडिंग जैसा है। चेयरमैन की भूमिका बिल्कुल पिवटल है, खासकर करंट एडवर्सेरियल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। उन्हें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करना होता है, सरकार के लेजिस्लेटिव एजेंडा को फैसिलिटेट करना और साथ ही विपक्ष के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू क्वेश्चन, क्रिटिक और होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल को प्रोटेक्ट करना। चेयरमैन का लक्ष्मण रेखा कमेंट उनकी न्यूट्रलिटी का असर्शन है और विपक्ष की मांगे उस न्यूट्रलिटी का एक अर्ली टेस्ट हैं। बिल्कुल, और विपक्ष का प्रोसीजरल डिवाइसेस जैसे क्वेश्चन आवर और SDDs पर फोकस, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये सिर्फ सूखे नियम नहीं हैं, ये पॉलिटिकल डिसेंट और डिबेट के लिए इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी वैल्व्स हैं। अच्छा, सेफ्टी वैल्व्स। हाँ, जब ये फॉर्मल चैनल्स बंद महसूस होते हैं, जैसे डिसअलाउड क्वेश्चंस वाली चिंता बताती है, तो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन आसानी से सदन में डिसरप्शन और हंगामे में बदल सकती है। इन प्रोसीजरल टूल्स की हेल्थ और इफेक्टिवनेस सीधे तौर पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं।
डेकोरम और डिबेट में सही संतुलन बनाना एसेंशियल है। तो बॉटम लाइन ये है, एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं, चेयरमैन रूल बेस्ड फंक्शनिंग चाहते हैं, जबकि विपक्ष अपनी भूमिका के सम्मान और स्क्रूटनी के लिए पर्याप्त जगह की मांग कर रहा है। राज्यसभा का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत यूके रणनीतिक साझेदारी। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर भारत आ रहे हैं 8 और 9 अक्टूबर को। पीएम मोदी से मुंबई में मुलाकात करेंगे। हाँ, ये उनका पीएम बनने के बाद पहला भारत दौरा है और ये हाल ही में साइन हुए इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA मुक्त व्यापार समझौते के ठीक बाद हो रहा है, तो मोमेंटम काफी हाई होगा। बिल्कुल, ट्रेड, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, ग्लोबल इश्यूज, एजेंडा तो काफी पैक लगता है। एब्सोल्युटली। इंडिया यूके रिलेशनशिप पिछले कुछ दशकों में काफी बदला है। कॉलोनियल एरा के हिस्टोरिकल बैगेज से आगे बढ़कर अब इसे एक मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप के रूप में देखा जाता है। शेयर्ड वैल्यूज जैसे डेमोक्रेसी, मल्टीकल्चरलिज्म और साथ ही कन्वर्जिंग स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर आधारित है। 2021 में एक रोड मैप 2030 भी तो लॉन्च हुआ था इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। यस, एग्जैक्टली। रोड मैप 2030 ने बायलैटरल टाइज को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक एलिवेट किया था। ये 5 की पिलर्स पर बना था: पीपल टू पीपल टाइज, ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन और हेल्थ केयर। और अब विजन 2035 की बात हो रही है। हाँ, विजन 2035 जिसकी अब बात हो रही है वो एसेंशियली इसी रोड मैप का एक्सटेंशन है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रति कमिटमेंट दिखाता है। तो इस विजिट का स्पेसिफिक एजेंडा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फोकस 2 मेन पिलर्स पर लगता है, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक। इकोनॉमिक पिलर का सेंटरपीस है हाल ही में कंक्लूड हुआ इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा, व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता जिसे FTA भी कहते हैं, जो जुलाई 2025 में साइन हुआ। इसे इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील कहा जा रहा है। हाँ, और यूके के लिए पोस्ट ब्रेग्जिट ये उनका सबसे सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड डील है। क्या लीडर्स बिजनेस हेड से भी मिल रहे हैं? यस, वो बिजनेस लीडर से मिलने वाले हैं ताकि FTA से पैदा होने वाले अवसरों पर चर्चा हो सके। अनुमान है कि ये अग्रीमेंट बायलैटरल ट्रेड को 25.5 बिलियन पाउंड सालाना बढ़ाएगा और 2030 तक टोटल ट्रेड वॉल्यूम को $120 बिलियन तक ले जाने का एम्बिशियस टारगेट है। $120 बिलियन, दैट्स अ मैसिव नंबर। हाँ, बहुत बड़ा। कौन से इंडियन सेक्टर्स को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है? की सेक्टर्स जो लाभान्वित हो सकते हैं उनमें शामिल है टेक्सटाइल्स, लेदर गुड्स, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स। इससे भारत में जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ को काफी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अच्छा। और मुंबई में 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में दोनों नेताओं की संयुक्त उपस्थिति फिनटेक सहयोग पर विशेष ध्यान दिखाती है। लंदन और मुंबई दोनों बड़े ग्लोबल फिनटेक हब्स हैं, तो वहां बहुत पोटेंशियल है। और स्ट्रेटेजिक पिलर पर क्या है? वहां डिस्कशंस विजन 2035 और प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज पर केंद्रित होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुई प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाएगा। एम है कोऑपरेशन को मजबूत करना, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां जैसे AI, क्वांटम, बायोटेक, एजुकेशन और यूके में लार्ज और इन्फ्लुएंशियल इंडियन डायस्पोरा प्रवासी भारतीय को लेवरेज करना। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बात लो भी। हाँ, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर विचारों का आदान प्रदान होगा। खासकर गाजा की स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस मजबूत होती पार्टनरशिप के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, भू राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? यूके के लिए क्या मायने हैं? यूके के लिए ये पार्टनरशिप उनकी पोस्ट ब्रेग्जिट फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन है। ये ग्लोबल ब्रिटेन स्ट्रैटेजी के लिए सेंट्रल है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन की ओर एक सिग्निफिकेंट टिल्ट शामिल है और भारत इस स्ट्रेटेजिकली वाइटल रीजन में यूके का आर्ग्यूबली सबसे क्रिटिकल पार्टनर है। तो ये विजिट यूके की 21st सेंचुरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी को कंसोलिडेट करने में एक क्रूशियल स्टेप है। और भारत के लिए ये क्या सिग्नल करता है? भारत के लिए ये कॉलोनियल पास्ट से शेप्ड रिलेशनशिप से हटकर इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित रिश्ते की ओर एक क्लियर शिफ्ट दिखाता है। ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विजन 2035 इस नए डायनामिक का संकेत है। फोकस भविष्य के अवसरों पर है। हाँ, फोकस पूरी तरह फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर है,
खासकर हाईटेक एरियाज जैसे फिनटेक, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और डिफेंस कोलैबोरेशन में। ये पार्टनरशिप भारत की मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच के साथ भी बिल्कुल अलाइन करती है, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शेयर्ड इंटरेस्ट के आधार पर एंगेज करना। तो बिग पिक्चर ये है, ये विजिट इंडिया यूके संबंधों की बढ़ती स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी का प्रमाण है। ये एफटीए के टैंजिबल बेनिफिट्स और विजन 2035 के स्ट्रेटेजिक रोड मैप के माध्यम से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को मजबूत करने के बारे में है। दोनों डेमोक्रेसीज इंडो पैसिफिक और दुनिया में मिलकर एक ज्यादा कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाने के लिए तैयार दिखती हैं। अगला मुद्दा, इंडियाज डिप्लोमैटिक असर्टिवनेस एट द यूएनएससी। यूएनएससी में भारत की कूटनीतिक मुखरता। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विमेन पीस एंड सिक्योरिटी पर एक ओपन डिबेट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत ने बहुत तीखा जवाब दिया। हाँ, मैंने हेडलाइंस देखी थी। ये भारत के बढ़ते असर्टिव डिप्लोमेटिक पोस्चर, मुखर कूटनीतिक रुख का उदाहरण लगता है। क्या आप समझा सकती हैं कि डिप्लोमेसी में ये राइट ऑफ रिप्लाई, उत्तर का अधिकार क्या होता है? जरूर। यूएन जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में राइट ऑफ रिप्लाई एक प्रोसीजरल टूल है। ये किसी डेलीगेशन को दूसरे डेलीगेशन द्वारा की गई उन टिप्पणियों का तुरंत जवाब देने की अनुमति देता है जिन्हें क्रिटिकल या आरोपपूर्ण माना जाता है। भारत और पाकिस्तान अक्सर एक दूसरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब जेएनके का मुद्दा उठाया जाता है। तो इस बार यूएनएससी में क्या हुआ? पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तानी डेलीगेट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कश्मीरी वुमेन को विमेन पीस एंड सिक्योरिटी एजेंडा से बाहर रखना इसकी लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करता है। ये पाकिस्तान की टिपिकल टैक्टिक थी, कश्मीरी मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करने की, उसे एक थेमैटिक डिबेट से जोड़कर। और भारत का रिस्पॉन्स इस बार अलग कैसे था? भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर पर्वतानेनी हरीश ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ ये दोहराने के बजाय कि जे.एंड.के भारत का अभिन्न अंग है। रिस्पॉन्स इस बार नोटिसेबली शार्प और काउंटर ऑफेंसिव था। एम्बेसडर हरीश ने पाकिस्तान की रिमार्क्स को डिल्यूजनल टिरेड, भ्रमपूर्ण प्रलाप कहा और पाकिस्तान को एक ऐसा देश बताया जो भारतीय टेरिटरी पर कॉविट्स लालच करता है। अच्छा। क्रूशली, भारत ने सीधे पाकिस्तान की मॉरल स्टैंडिंग पर सवाल उठाया कि वो इस मुद्दे पर बोलने लायक भी हैं या नहीं। इंडियन एनवॉय ने पाकिस्तान को एक ऐसा देश बताया जो अपने ही लोगों पर बमबारी करता है और सिस्टमैटिक जेनोसाइड, सुनियोजित नरसंहार में एंगेज करता है। वाओ, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। क्या स्टेटमेंट में इसे बैक करने के लिए कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए गए? हाँ, और यही बात रिस्पॉन्स को पर्टिकुलरली पोटेंट बनाती है। स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र किया गया, 1971 का। 1971? बांग्लादेश वाला। हाँ, भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में 4 लाख महिलाओं के खिलाफ सिस्टमैटिक कैंपेन ऑफ जेनोसाइडल मास रेप चलाया था। ये 4 लाख मौतों का फिगर साइट करना एक बहुत ही डायरेक्ट और शॉकिंग हिस्टोरिकल एक्यूजेशन था। दैट इज इनक्रेडिबली डायरेक्ट, बिना किसी लाग लपेट के एक दर्दनाक हिस्टोरिकल इवेंट का जिक्र। इस अप्रोच का इम्प्लीकेशन क्या है? क्या ये भारत की डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी में शिफ्ट का संकेत है? ये डेफिनेटली एक शिफ्ट लगता है। प्राइमरीली डिफेंसिव पोस्चर जे.एंड.के हमारा है, से ज्यादा असर्टिव ऑफेंसिव डिफेंस या क्विड प्रो को स्ट्रैटेजी की ओर। पाकिस्तान के अपने ट्रबलिंग ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को जोरदार तरीके से हाईलाइट करके भारत एक साथ कई ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि एक तरफा आरोप से बदलकर एक 2 तरफा टकराव में बदलना, जहां पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड भी स्क्रूटनी में आए। तो ये एसेंशियली ग्लोबल स्टेज पर नैरेटिव्स की लड़ाई है। प्रिसाइसली। ये रिस्पॉन्स सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है। ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करके भारत अपना नैरेटिव मजबूत कर रहा है, खुद को एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार बताना, जबकि पाकिस्तान को अपने ही लोगों और पड़ोसियों के खिलाफ हिंसा का दोषी ठहराना। तो टेक अवे ये है कि ये एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और असर्टिव इंडियन फॉरेन पॉलिसी का संकेत है, जो पाकिस्तानी नैरेटिव्स का सीधे और मजबूती से मुकाबला करने को तैयार है और इसके लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहा है। एग्जैक्टली। अब चलते हैं सेक्शन 2 पे, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएस पेपर 3 पर। पहला टॉपिक यहाँ है कैटलाइजिंग ग्रोथ, विकास को उत्प्रेरित करना। यूनियन कैबिनेट ने 4 सिग्निफिकेंट रेलवे कॉरिडोर्स के एक्सपेंशन को मंजूरी दी है। टोटल इन्वेस्टमेंट, बाप रे,
24,634 करोड़ रुपए। यस, ये प्रोजेक्ट्स 894 किलोमीटर्स 894 किलोमीटर में फैले हैं 4 राज्यों में। इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्रेट कैपेसिटी, माल ढुलाई क्षमता को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करना, इकोनॉमिक हब से कनेक्टिविटी सुधारना, रीजनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना और क्रूशली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को कम करना, जो भारत में काफी ज्यादा हैं। ये प्रोजेक्ट्स तो इंडियन रेलवेज के हाई डेंसिटी नेटवर्क HDN उच्च घनत्व नेटवर्क को अपग्रेड करने पर फोकस लगते हैं। ये HDN क्या है एग्जैक्टली? आप सही कह रहे हैं। HDN एसेंशियली गोल्डन क्वाड्रिलैटरल स्वर्णिम चतुर्भुज, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कालकाटा को जोड़ता है और उसके डायगोनल से बनता है। इसे रेलवे सुपर हाईवे समझ लीजिए। अच्छा, ये नेटवर्क कुल रेलवे नेटवर्क लेंथ का सिर्फ 16% है, लेकिन ये ट्रैफिक का डिसप्रोपोर्शनेटली हाई शेयर हैंडल करता है, करीब 52% पैसेंजर ट्रैफिक और चौंकाने वाला 58% फ्रेट ट्रैफिक। सोचिए, इस 16% पर कितना लोड है। तो मेन प्रॉब्लम है सीवियर कंजेशन। यस, एक्सट्रीम कंजेशन। इससे एवरेज ट्रेन स्पीड्स कम हो जाती हैं, सामान और यात्रियों के लिए ट्रांजिट टाइम्स लंबे हो जाते हैं और ज़्यादा ट्रेन्स चलाने की कैपेसिटी बुरी तरह लिमिट हो जाती है। तो सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है? सरकार की स्ट्रैटेजी है इन क्रिटिकल HDN रूट्स को अपग्रेड करना, थर्ड और फोर्थ लाइंस जोड़कर। इसे अक्सर क्वाड्रुप्लिम कहते हैं। इससे फास्टर पैसेंजर ट्रेन्स को स्लोअर फ्रेट ट्रेन से सेग्रीगेट करने में मदद मिलती है, ओवरऑल एफिशिएंसी और थ्रूपुट बढ़ती है। ओके, क्या आप इन 4 अप्रूव प्रोजेक्ट्स को ब्रेक डाउन कर सकती हैं? ये कौन से हैं और इनके स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स क्या हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। 1. वर्धा भुसावल थर्ड एंड फोर्थ लाइन। ये 314 किलोमीटर 314 किलोमीटर का है महाराष्ट्र में। इन्वेस्टमेंट है 9,197 करोड़ रुपए, 9,197 करोड़ रुपीस। ये क्रूशियल मुंबई हावड़ा HDN रूट का हिस्सा है। इससे 16.2 MPTA 16.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एडिशनल फ्रेट कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। इम्पॉर्टेंटली, ये JNPA, कांडला, मुंद्रा जैसे मेजर पोर्ट्स और कोल आयरन ओर बेल्ट से कनेक्टिविटी सुधारेगा। काफी महत्वपूर्ण है। तो दूसरा 2. गोंडिया डोंगारगढ़ फोर्थ लाइन। ये 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर का स्ट्रेच है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। कॉस्ट रिलीज में स्पेसिफाई नहीं की गई है। इम्पॉर्टेंटली, ये लाइन राजेंद्रगांव से गुजरती है, जो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मतलब बैकवर्ड रीजन्स पर भी फोकस है। हाँ, ये ईस्टर्न इंडिया से कोल ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा और अनुमान है कि 30.6 MPTA 30.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष एडिशनल ट्रैफिक हैंडल करेगा। 30.6 MPTA, ये तो बहुत सब्सटैंशियल है। तीसरा कौन सा है? 3. वडोदरा रतलम थर्ड एंड फोर्थ लाइन। ये प्रोजेक्ट 259 किलोमीटर 259 किलोमीटर का है गुजरात और मध्य प्रदेश में। कॉस्ट डिटेल्स अभी नहीं है। ये वाइटल दिल्ली मुंबई HDN कॉरिडोर का हिस्सा है। इस अपग्रेड से 16.5 MTPA 16.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष एडिशनल फ्रेट कैपेसिटी बनने की उम्मीद है, जिसमें कोल, कंटेनर्स, लाइमस्टोन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल होंगे। ओके, और चौथा? 4. इटारसी भोपाल बीना फोर्थ लाइन। ये 237 किलोमीटर 237 किलोमीटर की लाइन पूरी तरह मध्य प्रदेश में है। कॉस्ट स्पेसिफाई नहीं है। ये नॉर्थ इंडिया, दिल्ली को साउथ इंडिया, चेन्नई, बेंगलुरु राउट से जोड़ने वाला एक क्रिटिकल सेक्शन है। इंटरेस्टिंगली, ये सांची और भिम्बेटका जैसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और सतपुरा टाइगर रिजर्व जैसे की टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कनेक्टिविटी भी सुधारेगा। ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में ये किस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत देते हैं? डेवलपमेंट मतलब माल ढुलाई केंद्रित विकास पर अनडिनाएबल फोकस है। सिर्फ 3 कॉरिडोर्स में 63 मिलियन टन प्रति वर्ष से ज्यादा एडिशनल फ्रेट कैपेसिटी का प्रोजेक्शन इस प्रायोरिटी को हाईलाइट करता है। ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के गोल से अलाइन करता है। हाँ बिल्कुल, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को करंट 13-14% ऑफ GDP से घटाकर 8% तक लाना है और रेलवेज का मॉडल शेयर बढ़ाना, जो रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसे अचीव करने के लिए की है। मेक सेंस। और दूसरा शिफ्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए करना।
ये सिर्फ मेजर इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ने के बारे में नहीं है। गोंडिया डूंगरघर लाइन का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से गुजरना और इटारसी भोपाल बीना लाइन का टूरिज्म कनेक्टिविटी पर फोकस करना, ये दिखाता है कि लेस डेवलप्ड रीजन्स को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने का इरादा है। इंक्लूसिव ग्रोथ पर क्लियर फोकस है। तो टेक अवे ये है कि ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए क्रूशल है। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, गुड्स और पीपल का मूवमेंट तेज होगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम होंगे। और ये सब एक स्ट्रैटेजिक विजन से ड्रिवन है जो फ्रेट मूवमेंट और इंक्लूसिव रीजनल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करती है। प्रिसाइजली। अब एक और क्रिटिकल इकोनॉमिक इशू एड्रेस करते हैं, फ्यूलिंग द इंजन्स ऑफ ग्रोथ, यानी विकास के इंजनों को ईंधन देना, द सिस्टेमिक MSME क्रेडिट गैप। हाँ, ये चिंताजनक है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने सिर्फ फुटवेयर सेक्टर में 30 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट गैप हाईलाइट किया था। अगर एक सेक्टर में इतना बड़ा गैप है तो पूरे MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर का ओवरऑल गैप तो बहुत ही बड़ा होगा। अनुमान 20 से 30 लाख करोड़ का है। दैट्स ह्यूज। ये सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है। MSMEs को यूनिवर्सली इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। GDP, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट्स में उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर भी हिस्टोरिकली उन्हें फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस करने में लगातार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इस परसिस्टेंट क्रेडिट गैप के मुख्य कारण क्या हैं? MSMEs को लोन्स मिलने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? सिमेट्री, सूचना विषमता। लेंडर्स को अक्सर MSMEs की क्रेडिट वर्दीनेस का सही असेसमेंट करना मुश्किल लगता है। कई स्मॉल बिजनेसेस फॉर्मल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या ऑडिटेड अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जिससे बैंकों के लिए रिस्क असेसमेंट चैलेंजिंग हो जाता है। लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकता की कमी। MSMEs का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी में ऑपरेट करता है। GST रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना उनके पास वेरीफाइबल डिजिटल या फाइनेंशियल फुटप्रिंट नहीं होता, जिससे वो फॉर्मल लेंडर्स के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। इनसफिशिएंट कोलैटरल, अपर्याप्त संपार्श्विक। ट्रेडिशनल बैंक लेंडिंग भारी मात्रा में कोलैटरल पर निर्भर करती है, लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई एसेट्स। कई MSME एंटरप्रेन्योर्स, खासकर माइक्रो और स्मॉल वाले, के पास गिरवी रखने के लिए प्रॉपर्टी जैसी टैंजिबल एसेट्स नहीं होती। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बैंकों के लिए MSMEs को दिए जाने वाले कई छोटे लोन्स को प्रोसेस और मॉनिटर करने की कॉस्ट और एफर्ट अक्सर कुछ बड़े कॉर्पोरेट लोन्स हैंडल करने की तुलना में डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई होती है। डिलेड पेमेंट्स, यस, ये एक मेजर पेन पॉइंट है। बिल्कुल। MSMEs को अक्सर अपने बायर्स, खासकर लार्ज कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट एंटिटीज से पेमेंट्स मिलने में काफी डिले होता है। यस, इससे उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल डिसरप्ट होता है, एग्जिस्टिंग लोन्स चुकाने की उनकी एबिलिटी प्रभावित होती है और लेंडर्स के लिए परसीव्ड रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट और RBI ने इसे एड्रेस करने के लिए सालों से कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं ना। यस, कई पॉलिसी इंटरवेंशंस हुए हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, क्रेडिट गारंटी योजनाएं। सबसे प्रमुख है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। यह स्कीम बैंकों को MSMEs को दिए गए कोलैटरल फ्री लोन्स पर डिफॉल्ट्स के खिलाफ गारंटी देती है। अच्छा, मतलब सरकार का ट्रस्ट गारंटी देता है? हाँ, इसेंशियली गवर्नमेंट ट्रस्ट बैंक को अश्योर करता है कि अगर MSME डिफॉल्ट करता है तो ट्रस्ट लॉस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करेगा। इससे बैंक्स बिना कोलैटरल मांगे लोन देने के लिए इनकरेज होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। RBI ने बैंकों के लिए अनिवार्य किया है कि वो अपने टोटल क्रेडिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज, फिलहाल 40%, डेजिग्नेटेड प्रायोरिटी सेक्टर्स को दे, जिसमें MSMEs भी शामिल हैं। इससे एक डेडिकेटेड क्रेडिट फ्लो सुनिश्चित होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर रिसीवेबल्स, प्राप्य राशियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। TREDS, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म सेटअप किए गए हैं। TREDS MSMEs को अपने ट्रेड रिसीवेबल्स, कॉर्पोरेट बायर्स पर उठाए गए इनवॉइसेस को इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शन करने और मल्टीपल फाइनेंशियर्स से कंपेटिटिव रेट्स पर फाइनेंस कराने में सक्षम बनाता है। TREDS कैसे काम करता है, थोड़ा और समझाएं। मान लीजिए एक MSME ने एक बड़ी कंपनी को माल सप्लाई किया और 60 दिनों में पेमेंट ड्यू वाला इनवॉइस है।
वो इसे ट्रेड्स पर डाल सकते हैं। फाइनेंशियल्स, बैंक्स, एनबीएफसीज उस इनवॉइस को डिस्काउंट पर खरीदने के लिए बिड करते हैं। एमएसएमई को जल्दी पैसा मिल जाता है और फाइनेंसियर बाद में कॉर्पोरेट बायर से फुल अमाउंट कलेक्ट करता है। ये डिलेड पेमेंट्स में फंसे वर्किंग कैपिटल को अनलॉक करने में मदद करता है। पुश फॉर फॉर्मलाइजेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और जीएसटी नेटवर्क जैसे इनिशिएटिव्स ज्यादा एमएसएमईज को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के उद्देश्य से है, ताकि लेंडर्स के लिए एक वेरीफाइबल डेटा ट्रेल बन सके। इन सब मेजर्स के बावजूद क्रेडिट गैप बना हुआ है और शायद बढ़ भी रहा है, जैसा नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है। ये इंटरवेंशंस पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? आरबीआई की यूके सेना कमेटी ने भी 5 साल पहले 20 से 25 लाख करोड़ का गैप एस्टिमेट किया था। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम बहुत गहरी है और एक तरह की मार्केट फेलियर को रिफ्लेक्ट करती है। फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर का रिस्क परसेप्शन और ऑपरेशनल मॉडल्स अक्सर एमएसएमईज की यूनिक नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल नहीं खाते। और एक फॉर्मलाइजेशन पैराडॉक्स भी है। हाँ, फॉर्मलाइजेशन फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस के लिए जरूरी है, पर ये कंप्लायंस बर्डन भी लाता है। रिटर्न्स फाइल करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ऑडिट्स जो डॉन्टिंग और कॉस्टली हो सकता है, खासकर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। तो वो एक कैच-22 में फंस जाते हैं। इनफॉर्मल रहो और क्रेडिट के लिए स्ट्रगल करो, या फॉर्मलाइज हो जाओ और नई ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करो। तो की टेकअवे ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट एक सीरियस वार्निंग है। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हालांकि वेल इंटेंशन्ड है, पर इनसफिशिएंट साबित हो रही हैं। एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है। सीजीटीएमएसई जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स को मजबूत करना, ट्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग बढ़ाना और क्रूशली फॉर्मलाइजेशन को एमएसएमईज के लिए सिंपलर और ज्यादा रिवॉर्डिंग बनाना। एमएसएमई सेक्टर की पोटेंशियल को अनलॉक करना भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के ब्रॉडर गोल्स के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। एब्सोल्युटली। अब अगली क्रूशल डिस्कशन पर चलते हैं। नेविगेटिंग मार्केट रिस्क्स, बाजार जोखिमों को समझना, एफएनओ ट्रेडिंग पर सेबी की सलाह। राइट। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मार्केट रेगुलेटर और खासकर उसके चेयरपर्सन ने रिटेल इन्वेस्टर्स, खुदरा निवेशकों को एफएनओ ट्रेडिंग में शामिल हाई रिस्क्स के बारे में एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जारी की है। हाँ, और सेबी की अपनी स्टडीज दिखाती हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में पैसा गंवाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से इजी एक्सेस को एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बताया गया है। सबसे पहले एफएनओ को सबके लिए डिमिस्टिफाई करते हैं। ये हैं क्या? श्योर, ये डेविड ह्यूक्स की पाइप्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है, जैसे स्टॉक इंडेक्स, निफ्टी या सेंसेक्स, करेंसी या कमोडिटी। फ्यूचर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बायर को एक एसेट खरीदने या सेलर को एक एसेट बेचने के लिए ऑब्लिगेट करते हैं एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट और प्राइस पर। दोनों पार्टीज लॉक्ड इन होते हैं। हाँ। ऑप्शंस ये बायर को राइट देते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं, कि वो अंडरलाइंग एसेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस पर एक सर्टेन डेट, एक्सपायरी डेट तक या उस पर खरीदें, कॉल ऑप्शन खरीदने का विकल्प, या बेचें, पुट ऑप्शन बेचने का विकल्प। ऑप्शन के सेलर पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की ऑब्लिगेशन होती है अगर बायर अपना राइट एक्सरसाइज करता है। क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स ओरिजिनली हेजिंग या रिस्क मैनेजमेंट के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे? पोर्टफोलियोज को एडवर्स प्राइस मूवमेंट से बचाने के लिए? एग्जैक्टली। वही उनका प्राइमरी इकोनॉमिक पर्पस था, किसानों को प्राइसेस लॉक करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को करेंसी फ्लक्चुएशन से हेज करने के लिए, या इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक पोर्टफोलियोज प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एफएनओ ट्रेडिंग में इनहेरेंट हाई लेवरेज, उच्च लीवरेज के कारण ये स्पेक्यूलेशन या सट्टा के लिए बेहद पॉपुलर टूल्स बन गए हैं। एसेंशियली शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर क्विक प्रॉफिट्स के लिए बेट करना। लेवरेज को सिंपल टर्म्स में फिर से समझा सकती हैं? वे इतना अट्रैक्टिव और रिस्की क्यों है? जरूर। लेवरेज का मतलब है रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसे मार्जिन कहते हैं, से एक लार्ज पोजीशन साइज कंट्रोल करना। मान लीजिए आप कैश मार्केट में 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आपको आमतौर पर पूरा 1 लाख रुपए लगाना पड़ता है। एफएनओ मार्केट में आप 1 लाख रुपए वर्थ अंडरलाइंग एसेट को रिप्रेजेंट करने वाली पोजीशन ले सकते हैं, सिर्फ उसका एक फ्रैक्शन मार्जिन के रूप में देकर। मान लीजिए 10,000 रुपए या 15,000 रुपए। अच्छा, सिर्फ मार्जिन देकर? हाँ, अगर मार्केट आपके फेवर में मूव करता है तो आपका प्रॉफिट पूरे 1 लाख पोजीशन पर कैलकुलेट होता है, जो आपके इनिशियल 10,000 रुपीज मार्जिन पर एक ह्यूज परसेंटेज रिटर्न बनता है। यही एल्योर है, लेकिन फ्लिप साइड उतना ही ड्रामेटिक है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करता है तो आपका लॉस भी पूरे 1 लाख पोजीशन पर कैलकुलेट होता है।
एक छोटा सा एडवर्स मूव आपके पूरे मार्जिन मनी 10,000 रुपीस को बहुत जल्दी वाइप आउट कर सकता है और पोटेंशियली आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लॉस भी हो सकता है। यही लेवरेज की पावर और उसका इमेंस डेंजर है, खासकर अनइन्फॉर्म्ड रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अंडरस्टूड, वेरी क्लियर। तो सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे का कोर मैसेज क्या है? मैसेज डायरेक्ट और अनएम्बिगुअस है। डेरिवेटिव्स हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, क्विक प्रॉफिट्स के लिए नहीं। चेयरपर्सन ने रिटेल इन्वेस्टर्स को सलाह दी है कि वो अपनी रिस्क कैपेसिटी, जोखिम क्षमता समझें, इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के बारे में खुद को थॉरली एजुकेट करें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन थ्रू इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन थ्रू ट्रेडिंग, खासकर लेवरेज्ड ट्रेडिंग के बीच के अंतर को साफ समझें। और सेबी का अपना डेटा रिटेल एफएनओ ट्रेडिंग की रियलिटी के बारे में क्या बताता है? लॉसेस कितने बुरे हैं? डेटा तो फ्रैंकली बहुत ही ग्रिम पिक्चर दिखाता है। एक रीसेंट सेबी स्टडी FY 2025 के लिए बताती है कि रिटेल ट्रेडर्स ने कलेक्टिवली इक्विटी एफएनओ सेगमेंट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.06 लाख करोड़ रुपए कमाए। ये फिगर पिछले साल के लॉसेस से 41% ज्यादा था। 1.06 लाख करोड़, सोचिए जरा। बाप रे, 1.06 लाख करोड़। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात, स्टडी ने बताया कि 91%, मैं फिर दोहराती हूँ, 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो इक्विटी एफएनओ सेगमेंट में इन्वॉल्व थे, उन्हें इस पीरियड में नेट लॉसेज हुए। 91%। 91%। हाँ। एक पहले की स्टडी FY 22 के लिए भी सिमिलर रिजल्ट्स लाई थी। 89% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया और एवरेज लॉस लगभग 1.1 लाख रुपए, 1.1 लाख रुपए पर ट्रेडर था। ये नंबर्स तो सच में स्टैगरिंग और अलार्मिंग हैं। इसमें डिजिटल एज, मोबाइल ऐप से इजी एक्सेस का क्या रोल है? यूजर फ्रेंडली मोबाइल ट्रेडिंग एप्स के प्रोलिफरेशन ने किसी के लिए भी एफएनओ ट्रेड करना इनक्रेडिबली इजी बना दिया है, अक्सर बस कुछ क्लिक्स में। ये एक्सेस को डेमोक्रेटाइज तो करता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्रॉडस्टर्स द्वारा एक्सप्लॉइटेशन के लिए वल्नरेबल भी बनाता है। अच्छा, जैसे? सेबी ने कंसर्न्स हाईलाइट किए अनसॉलिसिटेड मैसेजेस के बारे में जो गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, ड्यूबियस फिन्फ्लुएंसर्स, संदिग्ध वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स जो अनक्वालिफाइड एडवाइस देते हैं, फेक ट्रेडिंग वेबसाइट्स और एप्स जो रिस्की प्रोडक्ट्स पुश करते हैं बिना एडिक्वेट रिस्क डिस्क्लोजर्स के। सेबी ने बताया कि पिछले 18 महीनों में ही सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड 1 लाख से ज्यादा मिसलीडिंग कंटेंट सोशल मीडिया से हटाया गया है। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं? एक तरफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सेस है तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिस्क। प्रिसाइसली, ये क्लासिक डबल एज्ड सोर्ड है। फाइनेंशियल मार्केट्स को ज्यादा लोगों तक एक्सेसिबल बनाना जनरली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जब ये एक्सेस एफएनओ जैसे कॉम्प्लेक्स हाई लेवरेज प्रोडक्ट्स तक आसानी से पहुंचता है बिना एडिक्वेट इन्वेस्टर एजुकेशन और रिस्क अंडरस्टैंडिंग के, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिस्क की ओर ले जाता है, पोटेंशियली रिटेल पार्टिसिपेंट्स को वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल हार्म पहुंचाता है। सेबी का डेटा इसी डाउनसाइड का स्टार्क एविडेंस है। ये सेबी के लिए एक टफ बैलेंसिंग एक्ट होगा, एक रेगुलेटरी टाइट रोप, नियामक संतुलन। एब्सोल्युटली। सेबी का मैंडेट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, लेकिन उन्हें मार्केट डेवलपमेंट और पार्टिसिपेशन को फॉस्टर भी करना है बिना इनोवेशन को स्टाइफल किए। वो आसानी से प्रोडक्ट्स को आउटराइट बैन नहीं कर सकते। तो सेबी की करंट स्ट्रैटेजी क्या लगती है? सेबी की करंट स्ट्रैटेजी मल्टी प्रोंग्ड लगती है। इस एडवाइजरी जैसी स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स जारी करना, ब्रोकर्स के लिए एफएनओ में क्लाइंट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डेटा डिस्क्लोजर्स मैंडेट करना, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के आसपास रेगुलेशंस टाइटन करना, जैसे नवंबर 2024 के रूल्स जिनका एम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कर्ब करना है, और फ्रॉडलेंट एडवाइजर्स और फिन्फ्लुएंसर्स पर क्रैकडाउन करना। हालांकि उन्होंने रिटेल पार्टिसिपेशन इन एफएनओ पर आउटराइट बैन नहीं लगाया है। तो की मैसेज ये है, सेबी की एडवाइजरी टाइमली और क्रिटिकल है। लॉस स्टैटिस्टिक्स एक मैसिव रेड फ्लैग है। जिम्मेदारी काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स पर है कि वो खुद को एजुकेट करें, अपनी रिस्क टॉलरेंस को रियलिस्टिकली असेस करें, इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेटिंग के बीच का अंतर समझें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाएं। रेगुलेटर का चैलेंज ये इंश्योर करना है कि मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन रिटेल वेल्थ के डिस्ट्रक्शन में ना बदल जाए। वेल समराइज्ड। अब सेक्शन 3 पर चलते हैं, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3। शुरुआत एक दिल दहला देने वाली घटना से, हिमालयन फ्रिजिलिटी इन फोकस।
हिमालय की नाजुकता फोकस में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक मैसिव लैंडस्लाइड, बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें दुखद रूप से एक प्राइवेट बस चपेट में आ गई। कम से कम 15 जानें चली गई हैं और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये वाकई एक डेविस्टेटिंग ट्रेजेडी है। ये घटना झंडुता सब डिवीजन के भलूघट एरिया में हुई, भारी बारिश के कारण ट्रिगर हुई। ऐसी घटनाएं हिमालयन रीजन की एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी, अति संवेदनशीलता को स्टार्कली हाईलाइट करती हैं और हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की इफेक्टिवनेस और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के इम्पैक्ट पर गंभीर सवाल उठाती हैं। हिमालयस लैंडस्लाइड्स के प्रति इतने प्रोन क्यों हैं? क्या चीज इस रीजन को इतना फ्रजाइल बनाती है? ये नेचुरल और तेजी से बढ़ते हुए ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, भूवैज्ञानिक अस्थिरता। हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग और टेक्टोनिकली एक्टिव माउंटेन्स हैं जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के ऑनगोइंग कोलिजन से बने हैं। इससे रीजन साइस्मिकली एक्टिव रहता है, इनहेरेंटली फ्रजाइल रॉक स्ट्रक्चर्स और स्टीप स्लोप्स के साथ। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायु कारक। मॉनसून सीजन इंटेंस रेनफॉल लाता है जो सॉइल को सैचुरेट करता है और स्लोप फेलियर का रिस्क बढ़ाता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन स्थिति को और बिगाड़ रहा है। क्लाउड बर्स्ट और हेवी रेनफॉल एपिसोड्स जैसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ाकर जो लैंडस्लाइड्स के पोटेंट ट्रिगर्स का काम करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स, मानव जनित दबाव, ये एक क्रिटिकल और बढ़ता हुआ फैक्टर है। ह्यूमन एक्टिविटीज ने इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एम्प्लीफाई किया है। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई सॉइल को बाइंड करने वाले ट्री कवर को हटा देती है। अनप्लैन्ड और अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, अनियोजित अवैज्ञानिक निर्माण, खासकर रोड्स, बिल्डिंग्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का अक्सर स्टीप स्लोप्स को काटकर उन्हें डिस्टेबलाइज कर देता है। इम्प्रॉपर मक डिस्पोजल और नेचुरल ड्रेनेज पाथ्स का ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम को और एग्रेवेट करता है। इस तरह का हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट स्लोप्स को फेलियर के लिए हाईली ससेप्टेबल बनाता है। बिलासपुर इंसिडेंट में इमीडिएट ट्रिगर लगातार भारी बारिश बताई गई। एक पुलिस ऑफिशियल ने कहा कि पूरा पहाड़ नीचे आ गया। यस, स्केल काफी मैसिव लगता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बिलासपुर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मेंशन किया वो ये था कि ये स्पेसिफिक साइट पहले हाईली लैंडस्लाइड प्रोन नहीं मानी जाती थी, हालांकि माइनर रॉकफॉल्स हुए थे। अच्छा, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सजेस्ट करता है कि एक्सट्रीम रेनफॉल शायद बदली हुई लोकल जियोलॉजिकल कंडीशंस के साथ मिलकर, जो सटल या अनडॉक्यूमेंटेड ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो सकती है, एक नया डेंजरस हैजर्ड जोन बना सकती है। स्टैंडर्ड डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया लगता है। जिला प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल डिप्लॉय किए गए और पीएमएनआरएफ, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से रिलीफ अनाउंस की गई। यस, इमीडिएट रिस्पांस और रिलीफ मेजर्स क्रूशल है, लेकिन हिमालयाज में ऐसी ट्रेजेडीज का बार-बार होना डीपर सिस्टमिक इश्यूज की ओर इशारा करता है जो सिर्फ इमीडिएट रिलीफ से परे हैं। ये रीजन एक क्लासिक डेवलपमेंट वर्सेस डिस्ट्रक्शन डिलेमा में फंसा हुआ है। बिल्कुल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रोड्स, डैम्स और टूरिज्म फैसिलिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जेन्युइन जरूरत है, लेकिन ये डेवलपमेंट अक्सर फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरनमेंट की इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सेंसिटिविटीज को एडिक्वेटली कंसिडर किए बिना होता है। हैपहैज़र्ड रोड कंस्ट्रक्शन, स्लोप कटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, ये सब स्लोप स्टेबलाइजेशन के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। तेजी से ये इवेंट्स प्योरली नेचुरल डिजास्टर्स कम और फ्लॉड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा लगते हैं। क्या नेशनल पॉलिसीज जैसे एनडीएमए गाइडलाइंस और ग्राउंड पर उनके इम्प्लीमेंटेशन के बीच गैप है? वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करना और माउंटेन जोन्स के लिए अप्रोप्रिएट बिल्डिंग कोड्स इन्फोर्स करना शामिल है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन? हाँ, इन गाइडलाइंस और रिलेटेड लैंड यूज रेगुलेशंस या साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स का लोकल लेवल, म्यूनिसिपल, पंचायत पर इफेक्टिव एनफोर्समेंट अक्सर वीक होता है। लैक ऑफ कैपेसिटी, पॉलिटिकल प्रेशर्स और कभी-कभी नेग्लिजेंस इस गवर्नेंस डेफिसिट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तभी तो बिलासपुर से कीटे का भी ये है कि ये एक और ट्रैजिक वेकअप कॉल है।
हमें रिएक्टिव रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच से शिफ्ट होकर प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन फोकस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में कॉम्प्रिहेंसिव हजार्ड असेसमेंट्स इंटीग्रेट करना, इन्फोर्समेंट के लिए लोकल गवर्नेंस कैपेसिटी स्ट्रेंथन करना और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन में लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अब भविष्य की ओर देखते हैं अगले टॉपिक के साथ, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, नवाचार से परिवर्तन, इंडियाज रोड मैप फॉर 6G, क्वांटम टेक एंड सेमीकंडक्टर्स। राइट। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 का 9th एडिशन, जिसे एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी इवेंट कहा जाता है, आज 8 अक्टूबर को PM द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है। इसे DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, दूरसंचार विभाग, और COAI, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय सेल्यूलर ऑपरेटर संघ, जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थीम ही काफी एम्बिशियस है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, और स्पॉटलाइट है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज जैसे 6G, क्वांटम कम्युनिकेशंस और सेमीकंडक्टर्स पर। भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पिछले दशक में रिमार्केबल रही है। अफोर्डेबल डेटा, वाइड स्प्रेड स्मार्टफोन अडॉप्शन, फाउंडेशनल इंडिया स्टैक, आधार, UPI एटसेट्रा, और अब रैपिड 5G रोलआउट से ड्रिवन। अब फोकस, जैसा कि IMC 2025 हाईलाइट करता है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में लीडरशिप की ओर शिफ्ट हो रहा है। एम्बिशन क्या है? कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर बनने की। हाँ, एम्बिशन है टेक्नोलॉजी के प्राइमरली कंज्यूमर और अडॉप्टर होने से ट्रांजिशन करके डेवलपर, स्टैंडर्ड सेटर और मैन्युफैक्चरर बनना। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के ब्रॉडर नेशनल गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। चलिए IMC 2025 के इन स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज को ब्रेक डाउन करते हैं। 6G, 6th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है एग्जैक्टली? 5G से कैसे डिफरेंट है? 6G, भारत में 5G का रोल आउट जारी है, लेकिन 6G की ग्लोबल रेस पहले ही शुरू हो चुकी है। 6G को 5G से एक मैसिव लीप माना जा रहा है, पोटेंशियली 100 गुना तेज स्पीड और नियर जीरो लेटेंसी, मिनिमल डिले के साथ। 100 गुना, है ना? एप्लीकेशंस क्या होंगे? उम्मीद है कि ये ट्रूली फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशंस इनेबल करेगा, जैसे होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, 3D वीडियो कॉल सोचिए, लार्ज स्केल कनेक्टेड रोबोटिक्स और ऑटोनमस सिस्टम्स, और हाईली इमर्सिव एक्सटेंडेड रियलिटी, XR एक्सपीरियंसेस, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को ब्लेंड करते हुए। भारत का स्टेटेड एम 6G के साथ सिर्फ इसे एडॉप्ट करना नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन करना और लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं। ओके, ये तो साइफाई जैसा लगता है। क्वांटम कम्युनिकेशंस के बारे में क्या? ये सुनने में इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इमेंस है, खासकर सिक्योरिटी के लिए। क्वांटम कम्युनिकेशन क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करता है अनकंडीशनली सिक्योर कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए। क्लासिकल इंक्रिप्शन से अलग। और पोटेंशियली पावरफुल कंप्यूटर्स, खासकर फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा तोड़े जा सकते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज द्वारा सिक्योर्ड है। ईव्सड्रॉप करने की कोई भी कोशिश इनहेरेंटली क्वांटम स्टेट को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कम्युनिकेटिंग पार्टीज अलर्ट हो जाती हैं। भारत के लिए ये क्यों वाइटल है? भारत के लिए वाइटल है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल नेटवर्क्स, मिलिट्री कम्युनिकेशंस और सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा को करंट और फ्यूचर साइबर थ्रेट से सिक्योर करने के लिए, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा एग्जिस्टिंग इंक्रिप्शन तोड़ने का पोटेंशियल थ्रेट भी शामिल है। ये फोकस भारत के नेशनल क्वांटम मिशन के गोल्स के अनुरूप है। तो ये कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को फ्यूचर प्रूफ करने के बारे में है। और तीसरा फोकस एरिया सेमीकंडक्टर्स इन टेलीकॉम। सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है, टेलीकॉम इक्विपमेंट सहित। करंटली भारत अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। इससे इकोनॉमिक ड्रेन और स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी दोनों होती हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में। इसलिए IMC 2025 का एक की फोकस एक डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम फॉस्टर करना है, डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और टेस्टिंग तक, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इनिशिएटिव्स पर बिल्ड करते हुए।
टेलीकॉम ग्रेड चिप्स के लिए एक सेल्फ रिलायंस सप्लाई चेन बनाना 6G जैसे एडवांस नेटवर्क्स को सिक्योरली और अफोर्डेबली डिप्लॉय करने के लिए ज़रूरी है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या टेक्नोलॉजी अब जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पेरेटिव बन गई है? एब्सोल्युटली 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू जियोपॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स प्लस नेशनल सिक्योरिटी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप तेजी से फ्रैगमेंटेड हो रहा है। मेजर पावर्स के बीच इंटेंस कंपटीशन है। 6G, AI, क्वांटम और सेमीकंडक्टर्स जैसी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर कंट्रोल सीधे ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता में ट्रांसलेट होता है। और भारत का इरादा क्या है? भारत का क्लियर इंटेंट जो IMC के फोकस में रिफ्लेक्ट होता है वो है दूसरे देशों खासकर चीन पर स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस कम करना, अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी सिक्योर करना और टेक कंज्यूमर से टेक क्रिएटर और स्टैंडर्ड सेटर बनना। और ये फोकस एरियाज इंटरकनेक्टेड लगते हैं। यस, एक इंटरकनेक्टेड टेक्नो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने की क्लियर स्ट्रैटेजी है। 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए एडवांस सेमीकंडक्टर्स तक एक्सेस चाहिए। 6G नेटवर्क्स को सिक्योर करने के लिए लाइकली क्वांटम एन्क्रिप्शन मेथड्स पर रिलाई करना होगा। IMC 2025 जैसे इवेंट्स कैटलिस्ट्स का काम करते हैं। पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को साथ लाकर कोलैबोरेशन फॉस्टर करते हैं और इन इंटरकनेक्टेड डोमेन्स में प्रोग्रेस एक्सेलरेट करते हैं। तो टेक अवे ये है, IMC 2025 सिर्फ एक टेक्नोलॉजी शोकेस नहीं है। ये भारत की एम्बिशन का ऐलान है कि वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की नेक्स्ट वेव में लीडर बनना चाहता है। 6G, क्वांटम कम्युनिकेशंस और सेमीकंडक्टर्स पर फोकस एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डायरेक्शन दिखाता है जो फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए क्रिटिकल है। वेल पुट। अब सेक्शन IV पर चलते हैं, सोशल इश्यूज एंड कल्चर, GS पेपर 1। फर्स्ट, एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी इन सोशल कोहिजन, सामाजिक सामंजस्य में केस स्टडी। एग्जामिनिंग द जालंधर पीस पैक्ट, जालंधर शांति समझौते का परीक्षण। जालंधर पंजाब में एक घटना जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, सांप्रदायिक संघर्ष बन सकती थी, उसे डायलॉग और लोकल लीडर्स द्वारा फैसिलिटेट किए गए पीस पैक्ट से डिफ्यूज किया गया। क्या हुआ था? यस, ये एक इंस्ट्रक्टिव केस है। सीक्वेंस ये था, मुस्लिम कम्युनिटी का एक प्रोटेस्ट जिसमें पुतले जलाना शामिल था। एक हिंदू इंडिविजुअल ने कथित तौर पर रिस्पॉन्स में रिलीजियस स्लोगन्स लगाए। इससे टेंशन और हीटेड एक्सचेंज हुआ, शायद माइनस कफल भी। पॉलिटिकल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो गए। हिंदू इंडिविजुअल के खिलाफ FIR लॉन्च हुई, लेकिन लोकल लीडर्स के टाइमली इंटरवेंशन ने सिचुएशन को डी-एस्केलेट कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे हुआ? मैकेनिज्म क्या था? की फैक्टर था लोकल लीडर्स का प्रोएक्टिव इंटरवेंशन। शहर के मेयर और रूलिंग ऐप पार्टी के लीडर्स ने जल्दी ही हिंदू कंप्लेनेंट्स और पंजाब के एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के बीच मीटिंग फैसिलिटेट की। मुद्दे को मिसअंडरस्टैंडिंग बताकर एमिकेबली रिजॉल्व किया गया। सिंबॉलिक जेस्चर क्या था? एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर एक प्लान्ड सर्वधर्म सम्मेलन कैंसिल कर दिया गया और दोनों पक्षों ने कथित तौर पर साथ में दिवाली मनाने का वादा किया। ये तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन मैंने पढ़ा कि इसमें एक न्यूआंस था। ऑपोजिशन ने कोई कंसर्न्स रेज किए थे? यस, वो एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है। ऑपोजिशन BJP ने आरोप लगाया कि हिंदू कंप्लेनेंट्स पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेशर डाला गया ताकि रूलिंग पार्टी इश्यू को जल्दी रिजॉल्व करने का क्रेडिट ले सके। ये एक पोटेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी हाईलाइट करता है। ऐसे पीस पैक्ट्स इमीडिएट काम तो लाते हैं, पर उनमें कभी-कभी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस या पावर डायनामिक्स शामिल हो सकते हैं। इस केस के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या ये लोकल सोशल कैपिटल की भूमिका हाईलाइट करता है? डेफिनेटली। ये केस लोकल लीडरशिप और एग्जिस्टिंग कम्युनिटी टाइज, जिसे सोशियोलॉजिस्ट सोशल कैपिटल कहते हैं, कि क्रिटिकल भूमिका को अंडरस्कोर करता है कम्युनल टेंशन्स मैनेज करने में। नेशनल लेवल पॉलिटिकल रिटोरिक अक्सर पोलराइजेशन फ्यूल करता है, लेकिन सॉल्यूशंस अक्सर लोकल कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स में होते हैं। मेयर और लोकल पार्टी लीडर्स का इंटरवेंशन इंस्ट्रूमेंटल था, हाँ, और दोनों तरफ के कम्युनिटी लीडर्स की बातचीत करने की विलिंगनेस लोकल लेवल पर सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने की रेजिलियंस दर्शाती है। ये सजेस्ट करता है कि ट्रस्टेड लोकल फिगर्स द्वारा फैसिलिटेटेड डायलॉग एस्केलेशन रोकने में हाईली इफेक्टिव हो सकता है। हालांकि अपोजिशन द्वारा उठाया गया कैविएट
पीस प्रोसेस के पोटेंशियल पॉलिटिसाइजेशन का इम्पॉर्टेंट है। हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित जेन्युइन रेकन्सिलिएशन और पॉलिटिकली मैनेज्ड ट्रूस, जो शायद अंडरलाइंग ग्रीवेंसेस को अनएड्रेस्ड छोड़ दे, के बीच डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है। सस्टेनेबल सोशल हार्मनी के लिए प्रेशर या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के बजाय वॉलंटरी पार्टिसिपेशन और रेकन्सिलिएशन की रियल डिजायर जरूरी है। तो टेक अवे ये है, जालंधर एक होपफुल एग्जाम्पल देता है कि कैसे टाइमली लोकल इंटरवेंशन कम्युनल फ्लेयर-अप्स रोक सकता है। डायलॉग और कम्युनिटी लीडरशिप की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है। साइमल्टेनियसली ये पीस मेकिंग एफर्ट्स में पोटेंशियल पॉलिटिसाइजेशन और जेन्युइन रिकन्सिलिएशन की जरूरत के बारे में कॉशनरी टेल भी है। प्रिसाइसली। नेक्स्ट एक कल्चरल क्रॉनिकल, सांस्कृतिक वृत्तांत पर चलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्तिक मास। यस, आज अक्टूबर 8 हिंदू लूनर कैलेंडर में कार्तिक मास की शुरुआत है, जो नवंबर 6, 2025, 6 नवंबर 2025 तक चलेगा। ये बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ माना जाता है, खासकर लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा के डिवोटीज के लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स और करवा चौथ जैसे फेस्टिवल्स का समय। कार्तिक वाकई हिंदू कैलेंडर के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ये 8वां लूनर मंथ है, जो शरद पूर्णिमा, दशहरे के बाद की पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। इसे पॉपुलरली दामोदरा मास या दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर लॉर्ड कृष्णा का नाम? हाँ, दामोदरा लॉर्ड कृष्णा का एक और नाम है, जो उस कहानी से जुड़ा है जहां माँ यशोदा ने उन्हें एक ओखली ग्राइंडिंग मोटर से बांध दिया था। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। पूरा महीना लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा की पूजा को समर्पित है। क्या ऐसी मान्यता है कि ये महीना लॉर्ड विष्णु के अपनी कॉस्मिक स्लीप चातुर्मास से जागने से जुड़ा है? करेक्ट। एक सेंट्रल बिलीफ है कि लॉर्ड विष्णु अपनी 4 महीने लंबी योगिक स्लीप, योगा निद्रा, जिसे चातुर्मास कहते हैं, से इसी पीरियड में जागते हैं, स्पेसिफिकली महीने के अंत में प्रबोधिनी एकादशी पर। ये जागृति रिन्यूड डिवाइन ग्रेस, रिलेटिव इनएक्टिविटी के पीरियड के अंत और ऑस्पिशियसनेस की शुरुआत का प्रतीक है। महीने की ओवरऑल थीम क्या है? महीने की ओवरऑल थीम है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड क्लेंजिंग, ज्ञानोदय और शुद्धि। प्रैक्टिसेस मन, शरीर और आत्मा को प्यूरिफाई करने और मटेरियल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आशीर्वाद मांगने पर फोकस करती हैं। कार्तिक मास से जुड़े कुछ की रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस, प्रमुख अनुष्ठान और अभ्यास क्या हैं? कई प्रैक्टिसेस डिवोशंस के साथ ऑब्जर्व की जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त स्नान, सनराइज से पहले, आइडियली ब्रह्म मुहूर्त सनराइज से लगभग 1.5 घंटे पहले में सेक्रेड बाथ लेना बहुत मेरिटोरियस माना जाता है। गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान विशेष रूप से सिग्निफिकेंट है। लाइटिंग दियाज, दिए जलाना, एक डेली रिचुअल है। घी का दिया जलाना और उसे लॉर्ड कृष्णा, खासकर उनके दामोदरा रूप में, या तुलसी प्लांट के सामने ऑफर करना। ये अंधकार को प्रकाश से दूर करने का प्रतीक है। रेसिटेशन ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट्स, पवित्र ग्रंथों का पाठ, भगवद गीता, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्रनाम और स्पेसिफिकली कार्तिक महात्म्य, महीने की महिमा बताने वाली कथाएं जैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ना या सुनना कॉमन है। ऑफरिंग अर्घ्य टू द सन, उगते सूरज को जल अर्पित करना कई लोगों द्वारा ऑब्जर्व की जाने वाली प्रैक्टिस है। तुलसी वर्शिप, तुलसी प्लांट जिसे लॉर्ड विष्णु के लिए सेक्रेड माना जाता है, की स्पेशल वर्शिप की जाती है। चैरिटी एंड फास्टिंग, कई लोग फास्ट्स ऑब्जर्व करते हैं और चैरिटी के कार्यों में एंगेज होते हैं। डीपर कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? ये कल्चरल ईथॉस के बारे में क्या बताता है? कार्तिक मास हिंदू कल्चरल और स्पिरिचुअल ईथॉस के कोर कॉन्सेप्ट्स की झलक देता है। एनलाइटनमेंट और क्लेंजिंग पर एम्फेसिस, पर्सनल प्यूरिफिकेशन और रिन्यूअल के थीम्स रिफ्लेक्ट करता है। विष्णु के जागने से कनेक्शन इस साइक्लिकल क्लेंजिंग को एक कॉस्मिक पैरेलल देता है। अंधकार से प्रकाश की ओर, इनर्शिया से एक्टिविटी की ओर एक मूवमेंट। दिए जलाने या जल्दी स्नान करने जैसे रिचुअल्स सिर्फ मैकेनिकल एक्ट्स नहीं है, बल्कि इस डीपर सिंबलिज्म से भरे हुए हैं। इन प्रैक्टिसेस का कलेक्टिव ऑब्जर्वेंस कल्चरल आइडेंटिटी और सोशल कोहिजन को भी स्ट्रेंथन करता है। तो टेक अवे ये है
कार्तिक मास हिंदू कैलेंडर में एक स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट पीरियड है जो डिवोशन, सेल्फ डिसिप्लिन और प्यूरिफिकेशन को समर्पित है। इसके रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस रिन्यूअल, डिवाइन ग्रेस और अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रोफाउंड स्पिरिचुअल फिलॉसफीज में रूटेड हैं। एक्सीलेंटली पुट। अब सेक्शन वी, प्लेसेस इन न्यूज एंड मिसलेनियस को क्विकली कवर करते हैं। फर्स्ट, सर क्रीक। हाँ, ये पेरिनियल इंडिया पाकिस्तान इशू। सर क्रीक है कहाँ एग्जैक्टली और डिस्प्यूट किस बारे में है? सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबी टाइडल एस्चुरी है जो इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, स्पेसिफिकली कच्छ रीजन, और पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ सिंध के बॉर्डर पर स्थित है। ये अरेबियन सी में खुलती है और एसेंशियली कच्छ रीजन को सिंध से अलग करती है। ये एक मार्शी, ज्यादातर अनइनहेबिटेड और इनहॉस्पिटेबल टेरेन है। और डिस्प्यूट बाउंड्री पर अग्री क्यों नहीं कर पाते? कोर डिस्प्यूट क्रीक के भीतर मैरिटाइम बाउंड्री लाइन की इंटरप्रिटेशन पर है। पाकिस्तान का दावा है कि पूरा क्रीक उसका है। उनकी 1914 के बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पैराग्राफ 9 एंड 10 के इंटरप्रिटेशन के आधार पर, जिसमें बाउंड्री लाइन क्रीक के ईस्टर्न फ्लैंक गुजरात साइड पर दिखाई गई थी। और भारत का क्या कहना है? भारत इस इंटरप्रिटेशन को कॉन्टेस्ट करता है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थैलवेग प्रिंसिपल, थैलवेग सिद्धांत का इन्वोकेशन करता है। थैलवेग प्रिंसिपल कहता है कि अगर दो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच बाउंड्री एक वाटरवे है तो बाउंड्री लाइन थैलवेग को फॉलो करनी चाहिए, जो वाटर कोर्स के भीतर लोएस्ट एलिवेशन की लाइन होती है, एसेंशियली डीपेस्ट नेविगेबल चैनल का मिडल। भारत आर्ग्यू करता है कि बाउंड्री मिड चैनल होनी चाहिए। मैं प्रिंसिपल फिर दोहराता हूँ, थैलवेग प्रिंसिपल। क्या ये डिस्प्यूट सिर्फ एक मार्शी स्ट्रिप ऑफ लैंड का है या और भी कुछ दाव पर है? स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये मार्शलैंड से कहीं ज्यादा है। सर क्रीक में बाउंड्री का डिमार्केशन क्रूशल है क्योंकि ये अरेबियन सी में दोनों देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, बाउंड्रीज डिलिनिएट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमिन करेगा। EEZ क्यों इंपॉर्टेंट है? EEZ बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है और एक देश को नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने के सॉवरन राइट्स देता है। माना जाता है कि ये रीजन ऑयल और गैस रिजर्व्स में रिच है, जिससे इजी डिमार्केशन इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट बन जाता है। ये गुजरात और सिंध दोनों के फिशरमैन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड भी है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से? सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से क्रीक का ज्यादातर अनगार्डेड और डिफिकल्ट टेरेन इसे इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, आर्म्स, नार्कोटिक्स और इल्लीगल फिशिंग एक्टिविटीज के लिए वल्नरेबल बनाता है, जो एक कांस्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज पोज करता है। फाइनली, मिसलेनियस न्यूज में माइनॉरिटीज इन द नेबरहुड, पड़ोस में अल्पसंख्यक, सिक्योरिटी कंसर्न्स इन बांग्लादेश में सुरक्षा चिंताएं। यस, ये बांग्लादेश के मोहनगंज से बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट थी। एक हिंदू ग्रोसरी शॉप ओनर नारायण चंद्र पाल की दुकान के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई, गला रेता हुआ रिपोर्टेडली। एक पुलिस स्टेशन से महज 150-150 गज दूर। इससे माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी में डर फैल गया है। इंडीड, हत्या की शेयर ब्रूटैलिटी और पुलिस स्टेशन से इतनी नज़दीकी में इसका होना लोकल माइनॉरिटी कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंडेबली एम्प्लीफाई कर गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोकल हिंदूज और अन्य रेजिडेंट्स को शक है कि ये शायद एक रिलीजियसली मोटिवेटेड हेट क्राइम, घृणा अपराध हो सकता है, या पोटेंशली किसी ऑर्गेनाइज्ड एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप का काम हो सकता है, जिसका एम माइनॉरिटीज को टेरराइज करना है। अपेरेंट लैक ऑफ पर्सनल एनमिटी और क्राइम का ग्रूसम नेचर इन सस्पिशंस को फ्यूल करते हैं। क्या इस इंसिडेंट का बांग्लादेश में कोई ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है? यस, कुछ रिपोर्ट्स और एनालिस्ट्स के अनुसार ये इंसिडेंट बांग्लादेश में अगस्त 2024 में इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद जनरली डिटीरियोरेट होती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बैकड्रॉप में हुआ है। आरोप और कंसर्न्स हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स शायद एम्बोल्डन्ड फील कर रहे हैं या परसीव्ड वैक्यूम ऑफ अथॉरिटी या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस पा रहे हैं। इससे रिपोर्टेडली देश में रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज़ के बीच एंग्जाइटी इंटेंसिफाई हुई है। इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, भारत के लिए निहितार्थ क्या हैं? भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए? के लिए कंसर्न का विषय होती है। डीप हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल टाइज के कारण ऐसी घटनाएं रीजनल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती हैं और पोटेंशियली बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेन कर सकती हैं। भारत ने कंसिस्टेंटली रीजन में माइनॉरिटी राइट्स की वकालत की है।
बांग्लादेश में स्टेबिलिटी भारत की अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्रूशल है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए बांग्लादेश में माइनॉरिटी सिक्योरिटी से जुड़े डेवलपमेंट्स न्यू दिल्ली द्वारा क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं। इसके साथ हमारा पार्ट ए का डिटेल्ड एनालिसिस कंक्लूड होता है। काफी एक्सटेंसिव था, 13 अलग अलग न्यूज आइटम्स कवर किए हमने वेरियस डोमेन्स में। अब पार्ट बी पर चलते हैं, द एग्जाम प्रिपरेशन टूल किट, जो स्पेसिफिकली हमारी यूपीएससी एस्पिरेंट लिसनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। एब्सोल्युटली। चलिए, सेक्शन 6 डेली मोटिवेशन से रिचार्ज होते हैं। आज का कोट है महान मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली। इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। क्या पावरफुल थॉट है। जैसे आप आज डिस्कस की गई सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, रिजर्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज, डिप्लोमेसी के न्यूआंसेस, डेवलपमेंट के चैलेंजेस, इसे याद रखें। यूपीएससी एग्जाम सिर्फ आपके नॉलेज रिटेंशन का टेस्ट नहीं है, ये आपकी क्रिटिकली थिंक, आलोचनात्मक सोच करने की एबिलिटी, किसी इशू के डिफरेंट फैसेट्स एनालाइज करने की क्षमता, बैलेंस्ड जजमेंट्स बनाने की कैपेबिलिटी का टेस्ट है। और अल्टीमेटली ये उस कैरेक्टर का टेस्ट है जो एक इफेक्टिव और एथिकल सिविल सर्वेंट बनने के लिए जरूरी है। अपनी इंटेलिजेंस और कैरेक्टर दोनों को नर्चर करते रहें। वेल सेड। अब कुछ क्विक रिकॉल के लिए सेक्शन 7 प्रीलिम्स फैक्ट फाइंडर। चलिए, आज हमने जो की टर्म्स, आर्टिकल्स और नेम्स एनकाउंटर किए उन्हें रैपिडली गो थ्रू करते हैं। ऑल राइट, क्विक फायर। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 342, अनुच्छेद 342, एसटीज स्पेसिफाई करने की शक्ति, मॉडिफिकेशन में पार्लियामेंट की भूमिका। आर्टिकल 366(25), अनुच्छेद 366(25), एसटीज की परिभाषा। लोकुर कमेटी 1965, लोकुर समिति, एसटी आइडेंटिफिकेशन के 5 क्राइटेरिया। इंदिरा स्वामिनी केस 1992, इंदिरा सामनी केस 50% रिजर्वेशन सीलिंग स्थापित की। पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, संसदीय उपकरण जैसे क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, 0 शून्यकाल, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अल्पकालिक चर्चा, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। हाँ जी। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया यूके सीटा, जुलाई 2025, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, विजन 2035, विजन 2035, इंडिया यूके स्ट्रेटेजिक रोड मैप, ऑपरेशन सर्चलाइट 1971, ऑपरेशन सर्चलाइट यूएनएससी में पाकिस्तान को जवाब में मेंशन किया गया। बिल्कुल। इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई डेंसिटी नेटवर्क HDN, उच्च घनत्व नेटवर्क, रेलवेज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एंड डायगोनल्स, TRDS, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, MSME इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म, उद्यम पोर्टल, MSME रजिस्ट्रेशन, CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, कोलैटरल फ्री लोन गारंटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, FNO, वायदा और विकल्प, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। राइट। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, PMNRF, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IMC 2025, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, COAI, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है। कल्चर, कार्तिक मास, दामोदर मास, चातुर्मास। प्लेसेस इन न्यूज, बिलासपुर HP, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, लैंडस्लाइड लोकेशन, जालंधर पंजाब, पीस पैक्ट, सर क्रीक, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एस्चुरी, मोहनगंज बांग्लादेश, माइनॉरिटी सिक्योरिटी कंसर्न। एक्सीलेंट रिकैप। सारे क्रूशल फैक्चुअल पॉइंट्स कवर हो गए। अब उन एनालिटिकल मसल्स को फ्लेक्स करते हैं। सेक्शन 8 मेंस प्रैक्टिस अरीना के साथ। आज के डिस्कशन पर आधारित 2 क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट बिल्कुल। और कानूनी बाधाओं के एक जटिल अंतर संबंध को दर्शाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की सीमा के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स। इसमें क्रूबा केस, इंदिरा साहनी जजमेंट, कास्ट सर्विस की भूमिका और पॉपुलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंगल के बारे में सोचें। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 2 GS पेपर 3
हिमालय में भूस्खलन पूरी तरह से प्राकृतिक घटनाओं के बजाय तेजी से मानवजनित आपदाएं बनते जा रहे हैं। इस कथन पर चर्चा करें, योगदान देने वाले कारकों पर प्रकाश डालें और क्षेत्र में अधिक टिकाऊ विकास मॉडल के लिए एनडीएमए दिशा निर्देशों के आधार पर उपाय सुझाएं। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स। इसमें बिलासपुर इंसिडेंट, जियोलॉजिकल वर्सेस क्लाइमेटिक वर्सेस ह्यूमन फैक्टर्स, डेवलपमेंट डिलेमा और रिस्क रिडक्शन में एनडीएमए की भूमिका पर विचार करें। हाँ, इन क्वेश्चंस के आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश जरूर करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। डेफिनेटली। और अब कुछ फन और क्विक असेसमेंट के लिए सेक्शन 9 डेली करंट अफेयर्स क्विज, दैनिक समसामयिकी प्रश्नोत्तरी। अपना रिकॉल टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? आज की न्यूज पर आधारित 5 क्वेश्चंस। देखते हैं आप कैसा करते हैं। लेट्स सी। 1. शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट में किसी कम्युनिटी के इंक्लूजन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए. स्टेट लेजिस्लेचर के पास कम्युनिटीज ऐड करने की फाइनल अथॉरिटी है। बी. प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लिस्ट को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सी. लिस्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट का एक्ट जरूरी है। डी. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST सीधे कम्युनिटीज को लिस्ट में ऐड कर सकता है। सोचिए जरा। करेक्ट आंसर है सी। मॉडिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट का एक्ट जरूरी है। आर्टिकल 342(2) 342(2) के अनुसार। हाँ, यही डिस्कस किया था। 2. लैंडमार्क इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 जजमेंट मुख्य रूप से भारत में रिजर्वेशंस के संबंध में कौन सा प्रिंसिपल स्थापित करने के लिए जाना जाता है? ए. सिर्फ OBCs के लिए क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। बी. SC/STs के लिए प्रमोशंस में रिजर्वेशंस। सी. टोटल रिजर्वेशंस पर 50% सीलिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के एक्सेप्शंस के साथ। डी. EWS रिजर्वेशन की वैलिडिटी। ये तो लैंडमार्क केस है। करेक्ट आंसर है सी। टोटल रिजर्वेशंस पर 50% सीलिंग। बिल्कुल सही। 3. इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 ने भारत के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर के लिए कई स्ट्रैटेजिक फोकस एरियाज हाईलाइट किए। निम्नलिखित में से कौन सा हमारी डिस्कशन में प्राइमरी फोकस एरिया के रूप में लिस्टेड नहीं था? ए. 6G टेक्नोलॉजी। बी. क्वांटम कम्युनिकेशंस। सी. ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसीज। डी. सेमीकंडक्टर्स इन टेलीकॉम। ध्यान से सोचिए। करेक्ट आंसर है सी। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसीज। ये इंपॉर्टेंट तो हैं, पर डिस्कस किए गए IMC कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी फोकस के तौर पर मेंशन नहीं थे। गॉट इट। 4. TREDS टर्म अक्सर फाइनेंशियल न्यूज में देखा जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म को रेफर करता है जिसका प्राइमरी एम कौन सा इशू एड्रेस करना है? ए. UPI के जरिए रिटेल डिजिटल पेमेंट्स फैसिलिटेट करना। बी. एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की ऑनलाइन ट्रेडिंग। सी. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs को उनके इनवॉइसेस डिस्काउंट करके डिलीट पेमेंट्स मैनेज करने में हेल्प करना। डी. नेचुरल डिजास्टर्स के लिए अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करना। TREDS MSME। करेक्ट आंसर है सी। MSMEs को इनवॉइस डिस्काउंटिंग के जरिए डिलेड पेमेंट्स में हेल्प करना। हाँ। 5. बिलासपुर जिला, जो हाल ही में एक दुखद मैसिव लैंडस्लाइड के कारण खबरों में था, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए. उत्तराखंड। बी. सिक्किम। सी. अरुणाचल प्रदेश। डी. हिमाचल प्रदेश। ये तो रीसेंट न्यूज़ है। करेक्ट आंसर है डी. हिमाचल प्रदेश। उम्मीद है आपने ज्यादातर, अगर सभी नहीं तो सही जवाब दिए होंगे। ये अपना रिटेंशन चेक करने का अच्छा तरीका है। और फाइनली, आपकी मेमोरी सॉलिडिफाई करने के लिए सेक्शन X रिवीजन फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको एक टर्म या कॉन्सेप्ट फ्रंट देंगे और उसका की टेकअवे बैक। रेडी। 1. आर्टिकल 342 फ्रंट। प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंसल्ट करके नोटिफिकेशन द्वारा ST स्पेसिफाई करने का अधिकार। मॉडिफिकेशंस सिर्फ पार्लियामेंट एक्ट द्वारा। बैक। 2. लोकल कमेटी 1965 फ्रंट। RGI द्वारा ST आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए गए 5 क्राइटेरिया दिए। प्रिमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, जियो आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बैकवर्डनेस। बैक। 3. इंदिरा साहनी केस 1992 फ्रंट। लैंडमार्क केस जिसने टोटल रिजर्वेशंस पर 50% सीलिंग स्थापित की। ब्रीच सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अलाउ किया। बैक। 4. हाई डेंसिटी नेटवर्क रेलवेज फ्रंट। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एंड डायगोनल्स 16% नेटवर्क पर 50% ट्रैफिक हैंडल करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का फोकस। बैक। 5. ट्रेड्स फ्रंट।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो MSMEs को कॉर्पोरेट बायर्स पर रेज किए गए इनवॉइसेस ऑक्शन डिस्काउंट करके जल्दी फंड्स रिसीव करने देता है। बैक 6. फिन्फ्लुएंसर्स फ्रंट सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स SEB रिटेल इन्वेस्टर्स को FNO जैसे रिस्की प्रोडक्ट्स में गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस करने वाले डूबियस लोगों पर रिलाई करने के खिलाफ वार्न करती है। बैक 7. एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स लैंडस्लाइड्स फ्रंट ह्यूमन एक्टिविटीज जो हिमालयन लैंडस्लाइड्स को वर्सन करती हैं, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, इम्प्रॉपर रोड कटिंग, ड्रेनेज डिसरप्ट करना। बैक 8. क्वांटम कम्युनिकेशंस फ्रंट अनकंडीशनली सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल भारत के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सिक्योरिटी के लिए वाइटल। टाइडल एस्चुरी बाउंड्री डिमार्केशन पर डिस्प्यूट, थैलविग प्रिंसिपल वर्सेस पार्क क्लेम, EEZ डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। बैक 10. कार्तिक मास फ्रंट पवित्र 8वां हिंदू लूनर मंथ अक्टूबर-नवंबर, जिसे दामोदरा मंथ भी कहते हैं, विष्णु कृष्ण पूजा, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग को समर्पित ऑस्पिशियसनेस सिग्निफाई करता है। बैक फंटास्टिक। इसके साथ हमारा टूल किट सेक्शन कवर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिटिकल न्यूज की कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन। व्हाट अ सेशन हमने कवर किया। कर्नाटक में रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का इंट्रिकेट वेब, 50% सीलिंग चैलेंज और कॉम्प्लेक्स ST इंक्लूजन प्रोसेस। हेल्दी पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के लिए राज्यसभा चेयरमैन से रिक्वायर्ड क्रूशल बैलेंसिंग एक्ट। डीप इन होती इंडिया UK स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसे FTA और लॉन्ग टर्म विजन से बूस्ट मिला है। UNSC में भारत का शार्प असर्टिव नया डिप्लोमेटिक अप्रोच जो नैरेटिव्स को इफेक्टिवली काउंटर कर रहा है। कैसे रेलवे कॉरिडोर्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल डेवलपमेंट कैटलाइज करने का एम रखते हैं। असिस्टेंट और सिस्टमैटिक MSME क्रेडिट गैप चैलेंज और इफेक्टिव सॉल्यूशंस की ऑनगोइंग सर्च। सेबी की रिटेल इन्वेस्टर्स को FNO ट्रेडिंग के पेरिल्स के बारे में स्टार्क वार्निंग, जिसे अलार्मिंग डेटा बैक करता है। ट्रैजिक बिलासपुर लैंडस्लाइड जो फ्रेजाइल हिमालयाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अर्जेंट नीड अंडरस्कोर करता है। 6G क्वांटम टेक और सेमीकंडक्टर्स में भारत के एम्बिशियस टेक्नोलॉजिकल लीपफ्रॉगिंग प्लान्स। जालंधर पीस पैक्ट लोकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और सोशल हार्मनी में एक केस स्टडी के रूप में। हिंदू ट्रेडिशन में कार्तिक मास का रिच कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। और फाइनली सर क्रीक की जियोपॉलिटिकल न्यूआंसेस और बांग्लादेश में माइनॉरिटी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्निंग रिपोर्ट्स। याद रखें, इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के बारे में नहीं है, ये एक इन्फॉर्म्ड अवेयर नागरिक बनने के बारे में है जो हमारे राष्ट्र और दुनिया को शेप करने वाली कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को समझने में केपेबल हो। हर न्यूज़ एक कहानी कहती है, एक लेसन देती है, एक चैलेंज या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। कुडंट एग्री मोर, ये नॉलेज आपको एम्पावर करती है। तो अगर जरूरत हो तो इस डिस्कशन को फिर से सुनें, डिटेल्स को सिंक इन होने दें, डॉट्स कनेक्ट करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग शार्पन करें। UPSC जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस और डेडिकेशन चाहिए। हर दिन का एफर्ट, जैसे इस एनालिसिस को सुनना, आपको अपने गोल के एक कदम और करीब लाता है। डोंट गिव अप, डोंट गेट टायर्ड, बस चलते रहना है। You've got this. स्टे फोकस्ड, स्टे क्यूरियस और सीखते रहें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एफर्ट, ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज शो सम लव। इस चर्चा को लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, डाउट्स या फीडबैक जरूर बताएं। वी रीड एवरीथिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुन लो UPSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें मेंबरशिप ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ ₹299 यानी 299 रुपये पर मंथ में, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हमारा काम सच में आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आप सुपर थैंक्स फीचर के जरिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमें इस चैनल को सस्टेन करने और हर दिन हाई क्वालिटी एनालिसिस आप तक लाने में बहुत मदद करता है। आपका एंगेजमेंट और सपोर्ट हमें सच में मोटिवेट करता है। आप कल फिर मिलेंगे फ्रेश न्यूज़ अपडेट्स और इक्वली डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। Until then, keep reading, keep learning and keep pushing your boundaries. जय हिंद।